अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। जी, आज का हमारा टॉपिक है IFRS 18। अब ये जो सा स्टैंडर्ड अभी नया ISB ने इंट्रोड्यूस किया है, ये जो है अभी रिप्लेस करेगा IS 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 को, जो हमें बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है प्रिपेयर किस तरह करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, किस तरह जो है वो डिस्क्लोजर उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। सारी प्रेजेंटेशन जो है वो IS 1 हमें बताता है। तो ये जो है स्टैंडर्ड IFRS 18, ये जो कि रिप्लेस करेगा सॉर्ट ऑफ IS 1 को। तो इसलिए इसको जो है अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अगर वो आप नहीं प्रिपेयर कर सकते तो फिर बाकी स्टैंडर्ड का जो है आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जो है सीखेंगे कि IFRS 18 में जो अभी चेंजेस आई हैं IS 1 से, तो वो क्या क्या हैं, किस तरह जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह IFRS 18 के मुताबिक जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाना है फ्यूचर में। ठीक है, तो इसमें वीडियो में आज हम कवर करेंगे ये टॉपिक्स डिफरेंट कि इफ़ेक्टिव डेट जो है वो क्या है IFRS 18 की, फिर यूज़र्स हु विल बी इम्पेक्टेड बाय IFRS 18, ये हम आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद वी विल डिस्कस चेंजेस फ्रॉम IS 1 के मटेरियल चेंजेस जो हैं वो IS 1 से IFRS 18 में कौन सी इस तरह मटेरियल चेंजेस आई हैं। देन वी विल डिस्कस द चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस, कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर को, कि ये जो है क्या होता है और इसको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसका क्या जो है ताल्लुक़ है। ठीक है, तो ओवरऑल इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देन वी विल डिस्कस लेबलिंग, एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन। अब इसका भी मैं जो है वीडियो में बताता हूँ आपको फर्दर के लेबलिंग, एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन के क्या मतलब है, और ये जो है IFRS 18 में इसमें क्या जो है इसके लिए हमें बताता है। देन हमारे पास जो है वो चेंजेस आई हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। इसमें जो है मुझे लगता है कि मटेरियल चेंजेस आई हैं, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कि इसमें कौन कौन सी चेंजेस आई हैं और किस तरह जो है उसको डील करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव डेट से। इफेक्टिव डेट जो IFRS 18 की है वो तो वैसे 1 जनवरी 2027 है, लेकिन अर्ली एडॉप्शन भी जो है वो की जा सकती है। वो टोटली जो है वो परमिजिबल है, उसको जो है आप अभी से अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं IFRS 18 को, तो वो आप कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दूसरा कंपैरेटिव जो है वो इसके अगर IFRS 18 इम्प्लीमेंट होता है तो कंपैरेटिव्स भी जो है हमने इसके मुताबिक ही फिर प्रेजेंट करना है, तो इसलिए वो भी रिस्टेट होंगे। तो इसलिए अच्छा है कि या तो अर्ली अडॉप्शन कर लें और या जो है इसको फुली अंडरस्टैंड कर लें, ताकि आपके लिए रीस्टेटमेंट जो है वो इजी हो अगर आप 1 जनवरी 2027 पे आप रीस्टेटमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हु विल बी इम्पेक्टेड। तो जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हर यूज़र जो है वो उसको रीड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, चाहे वो स्टेक शेयर होल्डर हो, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे हमारा डेटर हो, या बोरोवर हो, लेंडर हो। सारे जो सी यूज़र्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है वो रीड करते हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चेंजेस आएंगी तो ऑब्वियसली उनके जो है वो यूज़र्स जो है वो हमारे उस चेंजेस की वजह से इम्पेक्ट होंगे। तो इसलिए इसमें जो है ऑल स्टेक होल्डर्स इन ऑल इंडस्ट्री दैट अप्लाई IFRS विल बी इम्पेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं चेंजेस फ्रॉम IS 1 की तरफ, कि IS 1 से जो है इसमें क्या चेंजेस आई हैं। तो वो आपको जैसे मैंने स्टार्ट में भी बता दिया था कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में काफ़ी हद तक जो है वो चेंजेस आई हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो है चेंजेस आई हैं। देन वो लेबलिंग, एग्रीगेशन, डिसएग्रीगेशन वो अभी आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो वो एक चेंजेस आए हैं। देन उसके अलावा बाकी जो है वो अभी वैसे फाइनल वर्जन जो IFRS 18 का है वो अभी तक रिलीज़ नहीं किया ISB ने, तो इसलिए अभी इस पर हम कुछ कह नहीं सकते कि ये फ़ाइनल चूँकि नहीं है। तो इसलिए हम जो अभी तक जितनी चेंजेस बताई हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी फ़र्दर जो सी भी चेंजेस आएंगी तो अगर हमें मौका मिला तो हम आगे उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दैन हमारा टॉपिक आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। इसमें चेंजेस क्या आई हैं। अब इसमें IFRS 18 विल रिक्वायर इनकम एंड एक्सपेंसेस टू बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर लेंगे कि वो 5 कैटेगरीज कौन सी है जिसमें जो है ये वो क्लासीफाई करना ज़रूरी हो गया है। दूसरा IS 1 डज़ नॉट रिक्वायर, IS 1 जो है वो चूँकि नहीं रिक्वायर करता था और इस तरह 5 कैटेगरीज डिफरेंट कैटेगरीज, तो इसलिए ये जो एक चेंज जो है मटेरियल चेंज आया है।
तो 5 कैटेगरीज़ वाला है। तो इसको डिस्कस करते हैं कि 5 कैटेगरी चेंजेस क्या हैं। इसमें हमने ऑपरेटिंग, जैसे हमारे पास अपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देखा होगा, उसमें हमारे पास होता है इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो जैसे वो 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया होता है उसको, उसी तरह हम जो है इसको भी डिवाइड करेंगे 5 कैटेगरीज़ में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को। उस फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग। इसमें हमारे सारे रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो हैं वो जो ऑपरेटिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और जो हमारी मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस हम ऑपरेटिंग यूज़ के लिए हम इनकर कर रहे हैं तो वो जो है हम उसे डिडक्ट करेंगे, तो वो हमारे पास ऑपरेटिंग जो है वो इनकम एंड एक्सपेंसेस आ जाएंगे। देन हमारे पास इन्वेस्टिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं कि अगर एसेट हमने कोई परचेज़ किया हो फॉर या और उसको जो है हमने आगे फॉर एग्जांपल रेंट पे दे दिया या जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल हमारी, तो वो जो है उससे कोई भी इनकम हमारी अगर अर्न करते हैं तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इधर हम जो है वो लेकर आएंगे। और उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस भी जैसे कोई है तो वो भी इसी कैटेगरी में हम शो करेंगे। देन हमारे पास फाइनेंसिंग है। फाइनेंसिंग कोई अगर हमने बोरोइंग वगैरह की हुई है तो वो, या आगे हमने जो है ये इंटरेस्ट है उस पे दे रहे हैं बोरिंग्स पे, तो वो जो है हमारे पास उसकी इनकम एंड एक्सपेंसेस वो हम यहाँ पे शो कर लेंगे। देन हमारे पास इनकम टैक्स आ जाता है एंड देन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के जो से ऑपरेशन वो डिसकंटिन्यूड हो जाते हैं एज़ पर IFRS 5, तो वो उसके इनकम एंड एक्सपेंसेस जो हैं वो अलग से हम शो करेंगे, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे लास्ट में। ठीक है, अब इसके लिए जो है वो सब टोटल्स भी जो है वो IFRS 18 बताता है कि सब टोटल जो है हम किसको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आपको याद हो हमारे पास प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में होता था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देन हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन हमारे पास आता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट जिसको हम कहते थे। इसी तरह सब टोटल जो है IFRS 18 ने हमें बताया हुआ है कि हम कौन से सब टोटल ले सकते हैं। तो वो एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस विच कंप्राइज ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस क्लासिफाइड इन द ऑपरेटिंग कैटेगरी। जो से ऑपरेटिंग कैटेगरी में आ रहे हैं उसके सब टोटल हम कर लेंगे इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो हमारे पास सब टोटल आ जाएगा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, दूसरा हमारे पास हम ले सकते हैं सब टोटल प्रॉफिट और लॉस बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स। ठीक है, तो एक तो हम यहाँ पे एक सब टोटल ले सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस जो है हमारे पास ऑपरेटिंग, इसके अगेन जो से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा वो हम यहाँ पे सब टोटल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा तो नहीं गिवन, लेकिन मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि कौन से सब टोटल की बात कर रहा हूँ। तो एक तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा वो कह रहा है कि बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स, तो दूसरा सब टोटल हमारे पास इधर आ जाएगा इन्वेस्टिंग के बाद कि ऑपरेटिंग से हमारे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू है, फिर एक्सपेंसेस है, हमारे पास फिर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देन हमारे पास इन्वेस्टमेंट से जो है कोई इनकम या एक्सपेंसेस हमारे इनकर हो रहे हैं तो वो जो है एड लेस होके देन हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये दो सब टोटल हम शो कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। देन हमारे पास है मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर। अब ये क्या है, ये इसके लिए जो है IFRS 18 जो है वो यूज़र्स को मतलब उस उनके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए और उनको जो है उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो है ये स्टेप लिया है IFRS 18 में कि इसमें हम शो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे मैनेजमेंट जो परफॉर्मेंस मेजर अपने इंटरनल यूज़ के लिए जो उनसे यूज़ करती हैं परफॉर्मेंस मेजर। फॉर एग्जांपल वो हमारा हो सकता है ये ABITDA जिसको एप्टिडा भी कहते हैं, तो वो अगर मैनेजमेंट उसको जो है वो परफॉर्मेंस उससे मेजर करती हो अपनी कि ओवरऑल डेली बेसिस पे हमारा जो है परफॉर्मेंस कैसे जा रहा है, तो वो अगर इधर से मेजर कर रही है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसके अलावा कोई और परफॉर्मेंस मेजर अगर मैनेजमेंट यूज़ करती है अपने इंटरनल मेजरमेंट के लिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए, तो वो जो है डिस्क्लोज़ कर सकती है। लेकिन डिस्क्लोज़ किस तरह करना है उसका जो है तरीका ये IFRS 18 ने बताया कि फर्स्ट में हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगा दैट MPM प्रोवाइड मैनेजमेंट व्यू। पहले तो हम यूज़र को जो है वो स्टेटमेंट एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में हम बोल देंगे कि ये जो MPM है ये प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट व्यू, मतलब जो उनसे बिज़नेस में जो मैनेजमेंट है उनका व्यू जो है परफॉर्मेंस मेजर का क्या है, तो वो स्टेटमेंट हम एक थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देंगे। देन हमारे पास आ जाएगा उसके बाद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ MPM कैलकुलेशन। MPM की कैलकुलेशन हम बता देंगे कि वो हमने कैलकुलेट किस तरह किया है ताकि यूज़र के लिए आसानी हो। वो एक साथ अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिर्फ
वैल्यू ही शो कर दें एप्टिडा की, फॉर एग्जांपल कि ये वैल्यू है। अब यूज़र को जो है वो कोई आइडिया नहीं होगा कि ये कैलकुलेट किस तरह की है, तो इसलिए जो है एमपीएम की कैलकुलेशन भी हम बताएंगे एंड हम एक्सप्लेन करेंगे कि वाई इट प्रोवाइड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगले उसमें स्टेप में हम करेंगे रिकन्सिलिएशन, जो है उनको बना के देंगे कि ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये हमारे जैसे एप्टिडा है फॉर एग्जांपल, तो इसको हम रिकनसाइल कर सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कंपेयर कर सकते हैं या रिकनसाइल कर सकते हैं, ताकि यूज़र के लिए आसानी हो जाए कि अच्छा यहाँ से जो है वो वैल्यू निकाली है, इन्होंने कैलकुलेट की है और यहाँ से वो अपनी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके लिए जो है यूज़र्स को भी ईजी हो जाएगा, वो भी मैनेजमेंट व्यू देख सकती हैं बिज़नेस का कि मैनेजमेंट किस नज़र से जो है वो बिज़नेस को देख रही है, अपना परफॉर्मेंस मेजर कर सकती है। तो उस तरह जो है यूज़र जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करके एक मैनेजमेंट व्यू हासिल कर सकती है और जो है वो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकती है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा लास्ट में आ जाएगा एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी चेंजेस टू द एमपीएम। फॉर एग्जांपल हम 2021 में एक एमपीएम शो करते हैं एप्टिडा, 2022 में हम जो है वो कोई दूसरा एमपीएम परफॉर्मेंस मेजरमेंट अपना शो करते हैं। तो अगर 2022 में हम ये चेंज कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तो उसके लिए हमने फिर एक्सप्लेन भी करना है कि ये जो चेंजेस हमने की हैं वो क्यों यूज़फुल है और क्या रीज़न है इसके पीछे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लेबलिंग, एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन। ठीक है, अब जैसे आपने अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड किया हो, उसमें आपने देखा होगा कि वो पहले जो है अदर्स के नाम से एक हमारे पास लाइन आइटम आर होता है, जिसमें अगर कोई नेचर या फंक्शन हमें आइडेंटिफाई ना हो तो उसको हम जो है अदर्स का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अदर एक्सपेंसेस या अदर इनकम हम दे देते हैं। तो इस उसके लिए जो है या IFRS 18 ने बताया कि आपने अगर लेबलिंग या एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन करनी है तो वो आपने देखना है कि अगर आइटम मस्ट बी डिसएग्रीगेटेड इफ रिजल्टिंग डिसएग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन इज़ मटीरियल। आपने जो है अगर अदर इनकम या अदर एक्सपेंसेस में कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो एग्रीगेट की है जो यूज़र के लिए मटीरियल है, तो आपने उसको निकाल के अदर में से अलग से उसको डिस्क्लोज़ करना है। प्रेजेंटेशन मतलब उसकी डिफरेंट हो जाएगी, वैल्यू वही रहेगी, प्रेजेंटेशन जस्ट जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, यूज़ द लेबल अदर ओनली इफ़ द एंटिटी इज़ अनएबल टू फाइंड अ मोर इन्फॉर्मेटिव लेबल। अगर आप अदर जो है वो सिर्फ तब ही आप किसी अकाउंट हेड को जो है आप अदर का नाम दें जब आपको बिल्कुल ही कोई आइडिया ना हो कि आप इसको जो है वो कौन सा इसका नेचर क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है, तो आपको बिल्कुल ही आइडिया ना हो कि इसका नेचर या जो है वो फंक्शन क्या है, तो आप देन उसको अदर का नाम दे सकते हैं। वैसे जो है आप इसको अदर का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, एंटिटीज दैट क्लासिफाई एक्सपेंसेस बाय फंक्शन विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द अमाउंट इंक्लूडिंग ईच लाइन आइटम। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपको पता हो तो वो एक्सपेंसेस को हम दो तरीके होते हैं डिस्क्लोज़ करने के। एक तो होता है एक्सपेंसेस बाय फंक्शन और दूसरा होता है एक्सपेंसेस बाय नेचर। अब एक्सपेंसेस बाय फंक्शन में जो है हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है हम उसका फंक्शन क्या है उसके नाम से हम उसको डिस्क्लोज़ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन उसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। उसके अंदर जो है वो मज़ीद बहुत से डिफरेंट किस्म के जो है वो हो सकते हैं, लाइन आइटम हो सकते हैं, लेकिन हम उसको फंक्शन सारे लाइन आइटम को हम एक साथ उसको एग्रीगेट करके एक फ़ंक्शन जो है उसको असाइन कर देते हैं कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उन सारों को हम डाल लेते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर इस तरह जो है कोई दूसरा हो, ये एडवर्टाइजमेंट हो, अब एडवर्टाइजमेंट के लिए डिफरेंट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसको हम एडवर्टाइजमेंट में जो है वो क्लासीफाई करते हैं। तो ये होते हैं एक्सपेंसेस बाय फंक्शन। ठीक है, दूसरा इसके अलावा हम एडमिन जो है वो कर सकते हैं एडमिन एक्सपेंस के नाम से, जिसमें हमारे पास डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और ये सारे हम एग्रीगेट करके हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये एक्सपेंसेस बाय फंक्शन हो गया। अब एक्सपेंसेस बाय नेचर दूसरा एक टाइप होता है, उसमें हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो हर एक्सपेंस को उसके नेचर के मुताबिक हम नेम करते हैं और डिस्क्लोज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन अगर है तो हम डेप्रिसिएशन ही नाम देंगे, अगर अमोर्टाइजेशन है तो हम अमोर्टाइजेशन ही उस लाइन आइटम को लिखेंगे। ठीक है, इस तरह हम डिस्क्लोज़ करेंगे। तो वो तभी होता है एक्सपेंसेस बाय नेचर जब हमारे पास एक्सपेंसेस ज़्यादा ना हो या जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो वो ज़्यादा लेंथी ना हो, तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सपेंसेस बाय नेचर को। ठीक है, जिस कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे जिनके जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो काफ़ी लेंथी होते हैं, कभी डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं उसमें, तो उसमें मोस्टली जो है एक्सपेंसेस बाय फंक्शन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन उसके लिए।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जो आपको मैंने बताया था कि काफ़ी मटेरियल चेंजेस इसमें आई हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। तो इसको जो है आइए डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या चेंजेस हैं। एक तो चेंजेस ये है कि आपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हम उसमें लेते थे पहले IS 1 के मुताबिक प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता था हमारे पास, उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते थे और उसके बाद हम उससे नॉन कैश आइटम डिडक्ट करते थे और ऐड भी करते थे। उसी तरह हम लेकर आते थे ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो इस तरह। अब इसमें हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो है नहीं, जैसे वो सब टोटल मैंने आपको बताया पहले कि उस तरह सब टोटल तो हमारे पास दो ही हैं। तो उसमें हम किसको ले सकते हैं, उसके लिए उन्होंने बताया कि न्यूली इंट्रोड्यूस मैंडेटरी सब टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिपोर्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको इसमें बताया था यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यहाँ से हमारे पास जौन सा इनकम मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो हम उसमें से एक्सपेंसेस कर लेंगे जो ऑपरेटिंग पर्पस के लिए। वहाँ से जो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आएगी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट और लॉस, उसको हम जो है अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे अपने कैश फ्लो के लिए, इनडायरेक्ट मेथड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो चेंज है वो है द एलिमिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस टू क्लासीफाई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कैश फ्लो। अब आपको अगर याद हो तो इंटरेस्ट, डिविडेंड और जो है ये टैक्स वाला वो हम जो है डिडक्ट करते थे। उसमें हमारे पास चॉइस होती थी कि हम जो है उसको डिडक्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से भी, और उसको हम जो है वो डिडक्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से भी। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग चॉइस थी वो IFRS 18 ने जो है वो ख़त्म कर दिया। अब IFRS 18 जो है वो इसके बारे में क्या कहता है कि इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रही है तो इसका मतलब वो आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट रिसीव हो, तो इसलिए आपने उसको क्लासीफाई करना है ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो इसका मतलब आपने जो है कोई लोन लिया है तो वो आप डिस्क्लोज़ करेंगे अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। इसी तरह डिविडेंड अगर आपने रिसीव किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, डिविडेंड पे किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये था आज के लिए वीडियो में। अगर अच्छी लगी वीडियो तो बाकी आप लाइक सब्सक्राइब जो कर सकते हैं कर दें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।